मूवी शुरू होती है। हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसके साथ उसके बेटे क्रिस्टोफर को भी, जो अपने बेटे क्रिस्टोफर को एक डे केयर में छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसकी वाइफ लिंडा भी काम करती है और ऐसे में क्रिस्टोफर का ख्याल रखना काफी मुश्किल होता है। वो अभी बहुत छोटा है इसलिए खुद का ख्याल नहीं रख सकता। अब रास्ते भर वो अपने डैड को बताता रहता है कि उसका बर्थडे कुछ ही हफ्तों में है और उसने खुद के लिए एक लिस्ट तैयार किया है। और ये सुनकर उसका डैड कहता है कि वो लिस्ट मुझे दे दो, देखता हूँ तो क्या है उसमें। कभी कभी कुछ चीजें कुर्बान करनी होती है, कौन जाने क्या पता तुम्हारी किस्मत में इससे भी बेहतर हो। क्रिस डे केयर के बाहर क्रिस्टोफर को छोड़ने के लिए इंतजार करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि क्रिस के हाथ में एक डिवाइस का बॉक्स है। दरअसल कुछ दिनों पहले उसने एक एडवांस एक्सरे मशीन खरीदी थी, जो मशीन ज्यादा कुछ नहीं करती लेकिन उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। ये एक नॉर्मल एक्सरे मशीन से 3 गुना बड़ी भी है, इसलिए वो हर जगह घूमता रहता है ताकि कोई उसकी मशीन खरीद ले। लेकिन कोई डॉक्टर एक चीज के लिए इतने पैसे क्यों दे। लेकिन यहाँ क्रिस को किसी तरह महीने में 2 मशीनें बेचनी होती हैं, नहीं तो उसके घर के खर्चे नहीं चलते और ऊपर से बच्चे की फीस भी भरनी होती है। ऊपर से लिंडा भी डबल शिफ्ट करती है, लेकिन वो इससे परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो हर दिन क्रिस को अपने नाकामियों के बारे में बताती रहती है, जिसे वो बस बेबस होकर सुनता रहता है। अब एक दिन उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है जब उनके घर पर टैक्स का नोटिस आता है, जिसे देखकर लिंडा गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस घर लौटकर देखता है कि उसकी कार नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, जिसकी वजह से टो ट्रक उसे उठा ले जा रहे हैं। घर पहुंचते ही लिंडा का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद क्रिस को थोड़ी सी चैन की सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। जब जेब खाली होती है ना दोस्त, तो आदमी न घर पर बड़ा लगता है और ना ही बाहर। लिंडा उससे टैक्स के नोटिस की बात फिर से करती है क्योंकि उसे कल रात ही भरना है इसे, लेकिन क्रिस के पास तो पैसे थे ही नहीं। वो बात को टालने की कोशिश करने के लिए एक क्यू बॉक्स को सॉल्व करने में लग जाता है। अब वो अगले दिन अपनी एक्सरे मशीन बेचने निकलता है तो उसकी नजर एक चमचमाती लाल फरारी पर पड़ती है। कार से उतरते आदमी से वो पूछता है कि आखिर आप क्या करते हैं। वो आदमी हंसकर कहता है कि बैंक में मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, जिसे सुनकर क्रिस हैरान रह जाता है। तब क्रिस कहता है कि यानी मुझे ये सब सीखने के लिए दोबारा कॉलेज जाना पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है कि हर चीज के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती दोस्त, कुछ लोग तो हुनर से भी पहाड़ काट डालते हैं। अब उस आदमी के जाने के बाद क्रिस उस बिल्डिंग को घंटों निहारता है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने बहुत दिनों बाद अपनी ही हंसी सुनी हो। तभी वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है कि अब वो एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। वो ये बात लिंडा को बताता है। वो हंसते हुए कहते हैं कि 12 पास हो तुम बस, और स्टॉक ब्रोकर बनने के सपने देख रहे हो। जो काम अभी कर रहे हो बस उसे पहले ढंग से कर लो। लेकिन क्रिस मानने को तैयार नहीं था। अब अगले दिन वो अपनी एक्सरे मशीन कुछ स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी वहां जाकर उसको जितने भी फॉर्म मिलते हैं वो सब भर डालता है वो। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मशीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसके मशीन को लेकर भाग रहे थे। तो क्रिस भी उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। घर लौटने पर तो लिंडा को लगा कि क्रिस ने मशीन बेच दी है, जिससे वो बेहद ही खुश होती है और उससे अच्छे से बात भी करती है। अब क्रिस ने जो फॉर्म भरा था वो उसे लेकर ऑफिस जाता है, लेकिन उस वक्त सीनियर बहुत ही बिजी थे तो वो उस फॉर्म को किसी और को देकर वहां से चला जाता है। क्रिस को उम्मीद थी कि उसे कॉल जरूर आएगी और यही सोचकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जो उसकी मशीन लेकर भागे थे। तो क्रिस चालाकी से उन चोरों का पीछा करने लगता है और बस में उन्हें पकड़ लेता है और उनको डांटते हुए कहता है कि एक मशीन चोरी करने का मतलब मेरा 1 महीने का राशन है। थोड़ा सोचा करो कि तुम क्या चुरा रहे हो। लेकिन अब क्रिस खुद मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि लिंडा ने उसे कहा था कि एक मशीन तो बेचनी ही होगी, पर जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में 2 मशीनें होती हैं, जिसे देखते ही लिंडा गुस्से से भर जाती है और इस वजह से दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। थोड़ा शांत होने पर क्रिस अपने बेटे को बर्थडे के गिफ्ट में एक फुटबॉल देता है, जिससे बच्चा बेहद ही खुश होता है। जिसके बाद वो लिंडा को मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे क्रिस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उसे स्टॉक ब्रोकर का जॉब अभी तक मिला नहीं था। तो अगले दिन क्रिस उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहकर जे का इंतजार करता है, लेकिन जे बिना उसकी बात सुने चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में था। तो क्रिस भी उसके पीछे पीछे टैक्सी में बैठ जाता है, पर जे क्यूब सॉल्व करने में इतना मगन होता है कि क्रिस की बात पर ध्यान ही नहीं देता। तो क्रिस उससे क्यूब छीनकर कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, जिससे जे काफी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी टैक्सी घर पहुंच जाती है तो जे उतर के चला जाता है, लेकिन वो किराया नहीं देता और क्रिस के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। जब टैक्सी रेड लाइट पर रुकती है तो वो टैक्सी से भागकर ट्रेन पकड़ लेता है, लेकिन उसकी मशीन टैक्सी में रह जाती है।
ऐसा नहीं है कि क्रिस कोशिश नहीं कर रहा है। अब देर रात होने के कारण वो लिंडा को फोन लगाकर उससे माफी मांगता है। उसे पता है कि उसे क्रिस्टोफर को डे केयर से लाना था, लेकिन हालात कुछ अजीब थे। पर जब लिंडा उसे कहती है कि मैं क्रिस्टोफर को लेकर जा रही हूँ, तो क्रिस ये सुनकर टूट जाता है और वो सब कुछ भूलकर घर की ओर आता है। लेकिन उसे आने में देर हो चुकी थी क्योंकि लिंडा जा चुकी थी। तभी उसे जे का फोन आता है। वो क्रिस से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपना सेक्रेटरी का नंबर देता है। अब अगले दिन क्रिस सीधे क्रिस्टोफर को लेने जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा। तो लिंडा गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद वो क्रिस्टोफर को लेकर घर आता है और उसके सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। घर का मालिक उससे किराए के पैसे मांग रहा था, तो क्रिस उसके लिए थोड़ा समय मांगता है और घर को पेंट करवाने का वादा भी करवाता है। ये डील उसे सही लगती है, इसलिए मालिक मान जाता है। अब अगले दिन क्रिस क्रिस्टोफर को डे केयर में छोड़कर घर में पेंट करने लगता है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पेंट करते करते उसके घर में पुलिस आ जाती है क्योंकि उसने अभी तक नो पार्किंग का चालान भरा नहीं था। क्रिस उन्हें समझाता है कि वो चालान भरने जाएगा, लेकिन पुलिस वाले मान ही नहीं रहे थे। और सबसे बुरा ये था कि कैश काउंटर सुबह 9 बजे खुलता है और जबकि उसका इंटरव्यू 9:15 पर है। तो क्रिस लिंडा को कॉल करके बताता है कि मैं एक मुसीबत में फंस चुका हूँ। काउंटर खुलने के बाद वो जैसे तैसे चालान भरकर पेंट से सने कपड़ों में ही इंटरव्यू देने चला जाता है। फिर क्रिस का इंटरव्यू शुरू होता है और उसका पहला सवाल ही उसके कपड़ों के बारे में होता है। पर क्रिस ईमानदारी से बताता है कि मैं बाहर बैठा यही सोच रहा था कि अपने कपड़ों को लेकर मैं एक बढ़िया सी स्टोरी बना दूंगा, लेकिन एक्चुअली में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दरअसल मैंने नो पार्किंग का चालान नहीं भरा था और इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। जिसे सुनकर मार्टिन हैरान रह जाता है और इंटरव्यू में मार्टिन को क्रिस की ईमानदारी पसंद आती है। फिर क्रिस अपनी पढ़ाई और अपने परिवार के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने गरीबी और परिवार के टूटने का दर्द देखा है, लेकिन फिर भी मैं सीखना चाहता हूँ। तो मार्टिन पूछता है कि मान लो अगर कोई सिर्फ कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आए तो तुम उसे क्यों हायर करोगे? क्रिस मुस्कुराकर जवाब देता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहन रखी होगी, जिस पर सभी लोग हंस पड़ते हैं और मार्टिन क्रिस को जॉब ऑफर करता है। अब घर लौटकर देखता है वो कि लिंडा तो पहले से यहीं पर है। फिर क्रिस लिंडा को सब कुछ बताता है, लेकिन फिर भी वो उसे समझने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जा रही हूँ, पर क्रिस उसे मना कर देता है और कहता है कि क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा। तो लिंडा रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्रिस अपना सामान लेकर एक सस्ते होटल में रहने जाता है क्योंकि वो अभी भी किराए के पैसे नहीं जुटा पाया था। एक दिन जब बाप बेटे साथ में होते हैं तो क्रिस्टोफर अपने डैड से कहता है कि मैं वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। तो क्रिस हंसकर जवाब देता है कि तुम कभी बेटा वॉलीबॉल प्लेयर नहीं बन पाओगे, जिससे क्रिस्टोफर गुस्से में बैठ जाता है और बॉल फेंक देता है। तभी क्रिस उसके पास जाता है और उसे 1 करोड़ रुपए की सलाह देता है। तो वो कहता है कि बेटा देखो, कभी भी ये मत बताना किसी को कि तुम ये काम नहीं कर सकते। सबको तुम ये बताओ कि तुम ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो और तुम उस काम को पूरा करके भी दिखाओगे। अब कुछ दिन बाद एक मशीन को बेचकर क्रिस थोड़े पैसे जुटा लेता है और उससे वो क्रिस्टोफर की डे केयर की फीस और अपनी ट्रेनिंग का खर्चा चुका देता है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो कोच सबको बताता है कि टीम में से सिर्फ एक ही खिलाड़ी को चुना जाएगा। एक लड़का 97 नंबर लेकर भी फेल हो चुका था। लेकिन सब कुछ परीक्षा नहीं होता दोस्त, तुम्हें खुद भी कुछ आना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो हुनर होना चाहिए जिससे तुम बड़े बड़े ड्रिल क्रैक कर सको। इसलिए क्रिस को बहुत ही मेहनत करनी होगी। वो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही इस काम के बारे में ज्यादा जानता है। ऊपर से उसका टीम का लीडर उससे अपने घर का काम भी करवाता था, जिसकी वजह से उसे काम में काफी कम समय मिलता है। लेकिन वो शिकायत करने के बजाय खुद ही इसका सोल्यूशन निकालता है, जिसका नाम है हार्ड वर्क। जहाँ उसकी टीम 9 घंटे में काम पूरा करते हैं, वहीं क्रिस उसे 6 घंटे में पूरा करता है। वो इस दौरान पानी भी कम पीता है ताकि वॉशरूम में जाने से समय बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ उसे क्रिस्टोफर को डे केयर से भी लेने जाना होता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी क्रिस को कोई काम नहीं मिलता। इसलिए आखिर में वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट को कॉल करता है और उसके साथ उसकी मीटिंग फिक्स हो जाती है और उसे 2 घंटे में उसके घर पहुंचना होता है। लेकिन तभी उसका टीम लीडर उसे रोककर अपनी कार पार्क करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से ये मौका भी चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल का मालिक उससे किराया मांगता है, पर क्रिस उसे और 2 दिन मांगता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका क्लाइंट वॉलीबॉल मैच देखने जा रहा है। मौका मिलते ही क्रिस उसे मिलने जाता है और उस दिन टाइम पर ना आने के लिए माफी भी मांगता है। उसकी ईमानदारी को देखकर वो क्लाइंट उससे काफी इंप्रेस होता है और वॉलीबॉल देखने के लिए इनवाइट करता है उसे, जो कि वीआईपी स्टैंड पर है, जिसके पैसों को वो कभी नहीं चुका सकता। पर उसका बेटा इसके लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो अपने साथ ले जाता है और वहां जाकर वो उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे नहीं लगाऊंगा। जिसे सुनते ही क्रिस का दिल टूट जाता है।
उसी रात क्रिस अपनी गलतियों को सुधारता है और उस पर गौर करता है ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। अब कुछ दिन बाद उसे इनकम टैक्स का नोटिस फिर से मिलता है क्योंकि उसने इनकम टैक्स नहीं भरा था और साथ में उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। वो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसे वो भिखारी मिलता है जिसने उसकी मशीन चुराई थी। क्रिस फौरन जाकर उससे ले लेता है वो मशीन और उस मशीन को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली वो मशीन खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो होटल वापस आकर देखता है कि उसका सामान किराया ना देने की वजह से बाहर फेंका हुआ है। अब क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं क्रिस्टोफर को लगा कि कोई उन्हें घर से निकाल रहा है तो वो दरवाजा पीटने लगता है। तो क्रिस गुस्से में क्रिस्टोफर को डांटता है और अपने दोस्त के घर चला जाता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती वहाँ से। तो आखिर में वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। फिर वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को झूठी कहानी सुनाता है कि हम एक गुफा में छिपने वाले हैं क्योंकि डायनासोरों का हमला होने वाला है। क्रिस्टोफर अभी छोटा था इसलिए शायद उसे लगा कि ये सब सच है और वो एक पब्लिक टॉयलेट में उसके साथ छिप जाता है जहाँ वो अपने बेटे को लेकर वहाँ अपनी रात बिताता है। क्रिस ने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उसके पास रहने के लिए छत नहीं है। अब अगले दिन वो एक चर्च में जाता है जहाँ गरीब लोगों को रहने की जगह मिलती है और लंबी लाइन में रहने के बाद उसे जगह मिल जाती है और फिर वो अपनी मशीन ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका एक पोर्ट खराब हो चुका था जिसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब और जल्दी काम खत्म करके उसे लाइन में लगना होगा। अगर उससे लाइन मिस हुई तो उसे बाहर सोना पड़ेगा। ये समय उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था जिसे शायद कभी ना भूल पाए वो। अब अगले दिन उसका इंटर्नशिप एग्जाम होने वाला था। वो ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया था और लाइन में भी जगह नहीं मिली थी उसे, जिस वजह से उसे ट्रेन में ही सोना पड़ता है। और अगले दिन क्रिस अपना खून बेचकर थोड़े पैसे जुटाकर मशीन का खराब पार्ट खरीद लेता है। ये एक साधारण सी घटना है लेकिन ये हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में गरीब होना किसी भी आदमी के लिए एक कलंक है। अब क्रिस एक एक करके सब कुछ खोता जा रहा था। इसके बाद ऑफिस जाते समय मार्टिन से रोककर उससे $5 मांगता है क्योंकि वो अपना वॉलेट ऊपर भूल गया था। क्रिस के पास बहुत ही कम पैसे थे लेकिन फिर भी वो मार्टिन को पैसे दे देता है। फिर क्रिस अपनी मशीन ठीक करके बेच देता है जिससे थोड़े पैसे मिलते हैं उसे और उससे वो एक होटल में आराम से रहता है। फिर अगले दिन वो क्रिस्टोफर को लेकर समुद्र किनारे जाता है क्योंकि क्रिस जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है उसमें उसके बेटे की भी भागीदारी है। अगर वो किसी दिन कामयाब हुआ तो आधा श्रेय उसके 12 साल के बेटे को भी जाएगा क्योंकि जिस इंसान को दुनिया ने लात मारकर भगा दिया था उसके उसी बेटे ने उसे हमेशा अपने करीब रखा। आज क्रिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं इसलिए वो आज एक नया शर्ट पहनकर ऑफिस जाता है जिसकी मार्टिन तारीफ भी करता है। क्रिस कहता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है इसलिए मैं गंदे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहता था। तभी मार्टिन उससे कहता है कि कल भी तुम यही कपड़े पहनकर आ सकते हो दोस्त, क्योंकि कल से तुम एसी वाले चेंबर में बैठने वाले हो। जिसे सुनते ही क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर मार्टिन पूछता है कि क्या ये करना आसान है। तो क्रिस रोते हुए कहता है कि मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे ये, जो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। फिर वो यहाँ से जाने लगता है तो मार्टिन उसे रोककर उसके $5 देता है। आज क्रिस बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसके पास एक बहुत ही अच्छी जॉब है और रोते हुए क्रिस खुद से कहता है कि ये मेरी जिंदगी का वो पल है जिसे मैं खुशी कहता हूँ। आज एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये खुशी के आंसू थे। अब नेक्स्ट सीन में हम क्रिस और क्रिस्टोफर को साथ में देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। ये कहानी क्रिस गार्डनर के बारे में है। क्रिस आखिरकार एक सफल व्यक्ति बन जाता है और उसने अपनी खुद की एक $multi-million की ब्रोकरेज कंपनी खोली थी। सबसे पहले उसने अपने बेटे के लिए एक घर खरीदा। उसके जीवन में कई बाधाएं आई, लेकिन उसने सब कुछ पार कर लिया और उसने सब कुछ अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। क्रिस्टोफर ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसने अपने वाइफ को कभी कलंक नहीं माना। एक कवि ने खूबसूरती से लिखा है, किस्मत क्या है, किस्मत समुद्र ढूंढता है जो पत्थरों से टकराने की तलाश में होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।